नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आज 23 नवंबर को आ रहे हैं। अगर ये चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, एनडीए गठबंधन के पक्ष में गए, तो देश में कई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और यदि यह चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए तब भी परिवर्तन होगा, लेकिन तब नकारात्मक परिवर्तन नहीं बल्कि सकारात्मक परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े छोड़ दिए हैं इन चुनावों को जीतने के लिए। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए, करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़ा गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक समय बंगारू लक्ष्मण, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लाखों रुपए लेते हुए घूस के तौर पर कैमरे के सामने पकड़े गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए चुनाव आयोग को भी हरियाणा मॉडल लागू करने की हिदायत दे दी है। वह हरियाणा मॉडल महाराष्ट्र मॉडल बनेगा, झारखंड मॉडल बनेगा और उत्तर प्रदेश मॉडल बनने जा रहा है। छन छन करके जो बातें सियासत से आ रही हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों जगहों पर चुनाव जीतने जा रही है। इसलिए नहीं कि वोटर जिता रहे हैं, वोटर ने मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, बल्कि यह कि आरएसएस के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर जोर डाला है, जिस तरह से पैसे बांट करके महाराष्ट्र के हर घरों में कम से कम 1-1 लाख रुपए पहुंचाए गए हैं। एक एक वोट के 20-20, 25-25 हजार रुपए बांटे गए हैं। कंटेनर में, पुलिस की गाड़ी में, और यहाँ तक कि अस्पतालों की जो गाड़ियाँ होती हैं जो मरीजों को ले जाती हैं, एम्बुलेंस, उसमें भी पैसे बांटे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है धन बल की, और चुनाव आयोग को भी हिदायत इस ढंग से दी गई है कि जिस तरह से हरियाणा में हारती हुई बाजी को जीत लिया था, वही फार्मूला लागू करना होगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड के चुनाव में। अब देखना यह है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अजित पवार, शिंदे, जितने भी नेता हैं, सबका भविष्य दांव पर लग गया है। अब इनमें कौन बाजी मारेगा, कौन नहीं बाजी मारेगा, अब इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ स्पष्ट हो गया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल, साम दाम दंड भेद, चुनाव आयोग और चुनावी मशीनरी का उपयोग करके तीनों राज्य जीतने जा रही है। अब जो इंडिया गठबंधन है वह क्या करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन या महाराष्ट्र में महायुति की जीत होती है तो क्या परिणाम इसके सामने आएंगे, इस पर भी सुन लीजिए। अगर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और अगर जीत जाती है, सभी तरह के उपक्रम करके, सभी घोड़े खोल करके अगर जीत जाती है, तो इस देश में एक बहुत बड़ा सियासी परिवर्तन होने जा रहा।
और वह परिवर्तन यह होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त का नारा लगाया था। लेकिन इस बार इन 3-4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, कई राज्यों में उपचुनाव हैं, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अगर इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं करेगी, बल्कि विपक्ष मुक्त भारत करेगी। और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, कई महीनों पहले लोकसभा चुनाव के पहले से ही प्रयास कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, निर्दोष हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, तमाम ऐसे नेताओं को जेल भेज करके उनकी पार्टी को हड़पने और तोड़ने की जुगत की गई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन इन 3-4 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो वह मान करके चल रही है कि उसकी ताकत दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। सिर्फ विपक्ष को तोड़ने खत्म करने तक ही मामला नहीं निपटेगा, बल्कि आरएसएस की जो ताकत बढ़ी हुई है, आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत आए दिन मोदी को ललकारते रहते हैं कि अहंकारी है, तानाशाही है, विपक्ष को दुश्मन समझता है, ऐसा कहने वाले मोहन भागवत की भी खैर नहीं। और अगर इन राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वह तानाशाही रवैया फिर से अपनाएगी, जिस तरह से 2014 से 24 तक अपना रखी थी। मोहन भागवत के किसी भी बात का उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मोदी शाह के साम दाम दंड भेद का खेला फिर से शुरू हो जाएगा और विपक्ष को खत्म करने, मोहन भागवत और आरएसएस को निष्प्रभावी करने और अपनी पैठ बनाने की कोशिश उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिस तरह से 2014 से 19 तक बेलगाम होकर के किए थे। साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी फिर से सक्रिय हो जाएंगे और अपना दुश्मन जिसे ये समझेंगे, चाहे भले ही वो भगवा मंडली ही क्यों न हो, चाहे भले ही वह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे खेमे, हम गडकरी खेमे की बात कर रहे हैं जो कि आरएसएस के समर्थन से फल फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी में गडकरी खेमा, उन खेमों को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह। तो जो खेला होने जा रहा है, हमें लगता है कि इससे भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जो लोकसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हमें 400 पार या 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, लोकसभा चुनाव में तो इनकी ताकत उतनी नहीं बढ़ सकी। लेकिन इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी और शाह पूरी कोशिश करेंगे कांग्रेस को तोड़ने की, समाजवादी पार्टी को तोड़ने की, इनके विधायकों को खरीदने की। किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए या खरीदने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। वर्तमान में 99 एमपी हैं कांग्रेस के, और इनमें से अगर 66 को खरीद लेंगे नरेंद्र मोदी तो इधर ये 300 पार हो जाएंगे और उधर इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर खड़ा हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी का तो दम ही निकल जाएगा। इसी तरह से 34 सीटों पर अखिलेश यादव जीते हैं। इसमें अगर 20 सीटें भी, 2/3 लगभग बनता है, 20 सीटों पर 20 एमपीज को तोड़ लेंगे तो इधर ये 325 पार हो जाएंगे और इधर सपा खलास हो जाएगा। तो जो रणनीति है मोदी और शाह की वह यही है कि 240 को बढ़ा करके
300 पार करना है और जब 300 पार हो जाए तो संविधान को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है कि वह स्वतः संज्ञान लेकर के इनके मंसूबों को विध्वंस कर देगा। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का भी, जो कि इसका आनुषंगिक संगठन है या पैतृक संगठन है, उसका भी डर नहीं है कि मोहन भागवत जो आए दिन कोड़े चलाते रहते हैं वह फिर से सक्रिय हो जाएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी और शाह तो चाहते हैं कि वह इतने ताकतवर हो जाएं कि भागवत के कोड़े न बर्दाश्त करें बल्कि आरएसएस पर भी कोड़े बरसाना शुरू कर दें। भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी अगर जीतेंगे तो पावरफुल हो जाएंगे उसी तरह से जितना पावरफुल 2014 और 19 में हुए थे, और उसके बाद इनका अहंकारी तानाशाही रवैया किस हद तक जाएगा, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान और भारत राष्ट्र को, धर्मनिरपेक्ष भारत को की शक्ल बदल देने और एक बड़ा परिवर्तन करके आरएसएस की विचारधारा या भगवा विचारधारा को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जो कदम उठाएंगे उसमें नैतिकता और अनैतिकता आड़े नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चाल चरित्र चेहरा है, जिस तरह से अडानी के हवाले पूरे देश को कर दिए हैं, और जब अडानी पर संकट आया है तो उसे अपना संकट समझ रहे हैं और अडानी को संकट मुक्त करने के लिए ट्रंप तक से बात करने के लिए नरेंद्र मोदी उद्यत हो गए हैं। हमें तो नहीं लगता है कि जिस तरह से न्याय व्यवस्था अमेरिका की है और जिस तरह से न्याय व्यवस्था भारत की है, भारत की न्याय व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है और हुआ भी है, लेकिन अमेरिका की न्याय व्यवस्था में भारत का राजनीतिक हस्तक्षेप काम करेगा या ट्रंप का राजनीतिक हस्तक्षेप काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत की तरह अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था नहीं है। अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक मूल्य है, संविधान के मूल्य है, और उन मूल्यों को लांघ नहीं सकते हैं ट्रंप। और जब मूल्यों को नहीं लांघ सकते हैं तो वह नरेंद्र मोदी की सहायता नहीं कर सकते हैं और ट्रंप को और अडानी को बचा नहीं सकते हैं। वहां से आपको पता ही है कि वारंट जारी हो गया है, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे देश के व्यक्ति को, अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रुकावटें होती हैं, उन्हीं रुकावटों में अभी उलझा हुआ है, वरना किसी भी समय गिरफ्तारी अडानी की हो सकती थी। राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि अडानी को अपने देश में गिरफ्तार किया जाए और जितना भी इन्होंने कुकर्म किया है, घूस देने, घूस लेने और हिंडनबर्ग से लेकर के अब तक के जितने अपराध किए हैं, सबका खुलासा करने के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। आज नरेंद्र मोदी और शाह यह नहीं सोच रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए किस हद तक जाना है और किस हद तक जा करके अडानी को बचा करके अडानी के साम्राज्य को सुरक्षित रखना है, बल्कि यह सोच रहे हैं कि किस ढंग से महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम उपचुनावों को जीत करके अपनी जीत का डंका बजाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में कह भी दिया था इस देश की, इस महाराष्ट्र की जनता को कि हरियाणा में हमारी बड़ी जीत हुई है और हरियाणा मॉडल को हम महाराष्ट्र में भी अपनाने जा रहे हैं। जितनी बड़ी जीत हमें हरियाणा में मिली थी उससे कहीं बड़ी जीत हमें महाराष्ट्र में मिलने जा रही है। यानी उन्होंने दूसरे शब्दों में कहिए
तो यह स्वीकार कर लिया कि चुनाव आयोग वही धांधली करने जा रहा है, हरियाणा में वही धांधली करने हरियाणा वाली धांधली करने जा रहा है महाराष्ट्र में और झारखंड में। लेकिन हम समझते हैं कि हर चुनाव का चरित्र होता है और हर राज्यों के चुनाव का चरित्र अलग होता है। हरियाणा का चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है और महाराष्ट्र के चुनाव की तुलना आदिवासी बाहुल्य झारखंड के चुनाव से नहीं की जा सकती है। इसी तरह से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तुलना उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से नहीं की जा सकती है। कहीं पर पैसे का जोर भारी है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि लाडली बहना स्कीम लागू करके महिलाओं का एक मुश्त वोट हासिल कर लिया है और इसकी वजह से 4% वोटों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह उसका दिवा स्वप्न था। असलियत यह है कि जब चुनाव आयोग से आज आंकड़े आए तो पता चला कि 1.70% पुरुषों की अपेक्षा कम महिलाओं ने वोट डाले हैं। अगर लाडली बहना का जोर होता तो महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज़्यादा होता और यही उम्मीद भी की जा रही थी। और इस लाभार्थी योजना में एक दूसरा भी एंगल है। वह एंगल यह है कि महाराष्ट्र की सरकार 1500 रुपये दे रही थी और 2100 रुपये आगे से देने के लिए ऐलान किया था। लेकिन अघाड़ी गठबंधन और कांग्रेस, उद्धव से शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी ने घोषणा किया था, यानी अघाड़ी ने घोषणा किया था कि हम 3000 रुपये हर महीने हर महिला को देंगे। तो इससे महिला वोटरों में, हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, महिलाएं देंगी, लेकिन आधी या आधे से कम भी महिलाएं वोट दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने 1500 रुपये पिछले कई महीनों से हासिल किया है अपने अकाउंट में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस को भी वोट मिलेगा क्योंकि इन्होंने 3-3000 रुपये देने की घोषणा की है। इसी तरह से किसानों की नाराजगी, खास करके सोयाबीन, कपास और प्याज के किसानों की नाराजगी और विदर्भ में जिस तरह से समीकरण बैठाया गया है, जिस तरह से किसानों की आत्महत्याएं होती रही है पहले, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं और किसान शिंदे सरकार से परेशान चल रही थी अरसे से। आपको मालूम होना चाहिए कि बीएमसी का चुनाव 3 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी तक बीएमसी का चुनाव नहीं हो सका क्योंकि उसी बीच जब चुनाव होना था तो भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था और उसके बाद से महाराष्ट्र के मतदाताओं की नाराजगी हमेशा बनी रही और वह नाराजगी लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो 48 में से 41 सीटें लाया था 2019 के चुनाव में, वह 17 पर सिमट गई और इंडिया गठबंधन 31 सीटों पर पहुंच गया। अब कैसे ये जादुई आंकड़े बढ़ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी और लगभग सभी सर्वे एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन जो महाराष्ट्र में कहा जाता है, उसको जिताने के लिए चीख चीख करके ऐलान कर रहे हैं। 1-2 ऐसे हैं सर्वे जो कि इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं, बाकी सभी के सभी चीख चीख करके नरेंद्र मोदी और शिंदे सरकार को फिर से लाने की बातें कह रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर इतना ही आत्मविश्वास था कि चुनाव जीत लेंगे तो हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं हुआ और अभी तक बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि इनका अंदरूनी सर्वे इन्हें हमेशा चौकन्ना करता रहता है, इनके कान खड़े करता रहता है
कि अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, नहीं तो हार जाओगे। लेकिन कब तक उन सर्वे को लेकर के ढोएंगे और साम दाम दंड भेद ऑपरेशन लोटस तमाम तरह के से पैसे बांट करके जिस तरह से अरबों रुपए महाराष्ट्र के चुनाव में बांटे गए हैं, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां लाख 2 लाख न पहुंचाया गया हो, खास करके गांव और कस्बों में। ऐसे में धन बल के आधार पर चुनाव जीतने और चुनाव आयोग को सेट करके चुनाव जीतने की नियति जब मोदी और शाह में हो गई है और लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ गद्दारी करने का मन बना लिया है, तो भले ही एक्सपोज हो जाए चुनाव आयोग, भले ही एक्सपोज हो जाए इनके राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए, उसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है नरेंद्र मोदी और शाह को। और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा था कि हम जहां जीतते हैं वहां तो सरकार बना ही लेते हैं, जहां हारते हैं वहां भी सरकार बना लेते हैं, और उसी को चरितार्थ करने के लिए पूरी मशीनरी, पूरे तंत्र को झोंक दिया गया है और सभी घोड़े खोल दिए गए हैं। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ये फार्मूला है नरेंद्र मोदी और शाह का। और जब कोई इस स्तर पर उतारू हो जाए कि संविधान की चिंता ना हो, लोकतंत्र की चिंता हो ना हो, शर्म ना हो, हया ना हो, तो वह हर तरह के नाजायज फार्मूले अपना करके जीतने की कोशिश करता है, और वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गोदी मीडिया तो गारंटी दे रहा है कि महायुति और एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है। और आप देखिएगा आज दिन में जब चुनाव के परिणाम आने शुरू होंगे तो चुनाव आयोग बीच में ठप कर देगा जब भारतीय जनता पार्टी की हार होती रहेगी और इंडिया गठबंधन या महाअघाड़ी गठबंधन की जीत होती रहेगी। जो चरित्र चुनाव आयोग का है मतगणना करने में, चुनाव कराने का, और मतगणना के समय मतगणना रोक देने का, वह सब खेला खेला जाएगा और फार्म 17A वगैरह का कोई वैल्यू नहीं बचेगा। धौंस के साथ गणना की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी। खास करके उन सीटों पर, जिन सीटों पर 500, 700, 1000, 1200, 1500 वोटों से विपक्ष की जीत होती रहेगी, उसे हड़प लिया जाएगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के किसी घटक दल को जिता दिया जाएगा। जैसा कि पहले होता रहा है, वही फार्मूला, वही हरियाणा का फार्मूला लागू करना चाहेंगे। गोदी मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है कि महिलाओं का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को, किसानों का, बेरोजगारों का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को, और लाभार्थियों का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दलितों का और ओबीसी के लोगों का, जो कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तबका अंबेडकरवादी है, खास करके दलित तो समझिए कि 90% से ज़्यादा अंबेडकरवादी हैं, और ओबीसी भी 40-50% से कम नहीं है जो अंबेडकरवादी नहीं न हो। और ये अंबेडकरवादी क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? कितना भी इन्हें लाभार्थी बना लीजिए, कितना भी इनकी महिलाओं को, बहनों को वोट से, नोट से लैस कर दीजिए, लेकिन जो अंबेडकरवादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अंबेडकर का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को महाराष्ट्र की जनता, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी की जनता समझ चुकी है।
हर राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में जागरूकता ज़्यादा है। वह चाहे वर्ण व्यवस्था का दंश हो, वह चाहे तमाम तरह के अंधविश्वास हो, पाखंड हो, या ईश्वर के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति जो संवेदना हर राज्यों में है, वैसी संवेदना आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता, हम समझते हैं कि अधिकांश मतदाता जो कि प्रभावित हैं किसी न किसी रूप में शिंदे सरकार और नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से, वह इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। और अगर भारी मात्रा में वोट देंगे तो इन्हें नहीं हरा सकते, इनका चुनाव आयोग भी नहीं हरा सकता। चुनाव आयोग की सेटिंग वहीं पर चलती है जहां पर थोड़े मतों से हार जीत होती रहती है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन को वोट मिला होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि मिल चुका होगा, मिलने की संभावना थी, और अगर मिला होगा तब वहां पर एनडीए गठबंधन नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब इनका एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा कि किसी भी तरह से सरकार को गिराना। इसलिए 145 सीट आने पर सरकार बनेगी। 288 सीटें हैं, 144 उसका आधा होता है और आधे से एक ज़्यादा पर, यानी 145 पर। अगर इंडिया गठबंधन को 155 या 160 तक सीटें नहीं मिलेगी और अगर 145 से 150 तक पे अटक जाएगा तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार टिकाऊ नहीं होगी। खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाएगा, जैसा कि पहले हो चुका है। तो महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव यह संकेत देने जा रहे हैं कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत मानी जाएगी, क्योंकि 25 तारीख की रात, 25 नवंबर की रात राष्ट्रपति शासन लग जाएगा महाराष्ट्र में। अगर 25 की शाम तक सरकार कोई भी शपथ नहीं लेती है तब गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में आ जाएगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब नरेंद्र मोदी का शासन, और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शासन लागू करके किस तरह से विधायकों को खरीदने का खेला करेंगे, अमित शाह किस तरह से सक्रिय हो जाएंगे ऑपरेशन लोटस, साम दाम दंड भेद और करोड़ों अरबों रुपए ले करके विधायकों को खरीदने के लिए, तब तो पक्का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।